So basically, we have completed chapter 3 theory and numerical wise session 3.5 potentiometer, especially उसके कुछ 3-4 numerical आपके notes में दिए होंगे, वो बचे थे. But since एक कोई भी common question नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको इनके video lectures provide कर दूं. पर एक चीज मुझे आपसे as a feedback पूछना था. We are planning to help you guys in numerical. So एक हमने यही डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि अगर मैं आपको एक ऐसी चीज प्रोवाइड करूं कि भाई गूगल क्लासरूम में आप जाओ, गूगल क्लासरूम में आपको एक टॉपिक मिले न्यूमेरिकल सेक्शन, उसमें आपको एक सब हेडिंग मिले सेशन 4.1 और 4.1 में अगर 6 न्यूमेरिकल्स है तो आपको 6 वीडियोस मिले. मतलब ऐसा नहीं कि एक वीडियो में 6 न्यूमेरिकल, 6 डिफरेंट 2 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, बेस्ड ऑन दी न्यूमेरिकल ऐसा वीडियो मिले कि आपको जिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जाके प्रॉब्लम आ रही हो, आपने क्लिक किया और आपको उसका वीडियो मिल जाए किसी सर का पढ़ाया हुआ. तो विल दैट बी हेल्पफुल फॉर यू? हर न्यूमेरिकल में गुजरात बोर्ड के लिए गुजरात बोर्ड का सेक्शन बन जाएगा, सीबीएसई के लिए सीबीएसई का सेक्शन बन जाएगा. तो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग, सो दैट हम आप जब जनरली हमने ये देखा है कि जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे, जो कि पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जब सेल्फ स्टडी करते तभी सबसे ज्यादा डाउट्स निकल के आते हैं. तो कोई क्वेश्चन में डाउट निकल के यार, अगर आपको उसी वक्त वो न्यूमेरिकल पता है कि भाई गूगल क्लासरूम में जाके स्पेसिफिकली वही न्यूमेरिकल पे क्लिक करे और हमको उसका सोल्यूशन मिल जाए, तो बढ़िया ही होगा. बेसिकली आपके पास रिटर्न सोल्यूशन तो है ही, वो तो मैं अलग से होमवर्क वो डलवा ही रहा हूँ, बट एक मेहनत हम हमारी साइड से और एक्स्ट्रा कर सकते हैं आपके लिए. मैं मेरी पूरी फिजिक्स टीम को इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ, जिसमें कृणाल सर है, सलेश सर है, सिद्धनाथ सर है, लीना मैम है, नीरव सर है एंड मी ऑल्सो. हम सब आपके लिए इस तरीके से एक्स्ट्रा थोड़े एफर्ट्स डाल के, एक वो बोरिंग होता है कि एक पूरे वीडियो में जाके अलग अलग न्यूमेरिकल देखना, तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि जब जरूरत नहीं पड़ती है वो भी देखना पड़ रहा है, बट जिसकी जरूरत हो वही मिल जाए तो मुझे लगता है आपके लिए हेल्प और हो जाएगी. और जिसको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हो, बेसिकली जाके एक न्यूमेरिकल को रिवाइज भी कर सकता है. तो ऐसा हम सोच रहे हैं, तो मैं वही क्लास में फीडबैक्स लेता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्पफुल रहे कि भाई हम जब पढ़ने बैठे हमारे पास सबके सोल्यूशन हो, हम देख के समझ ले कैसे लिखना है, वो पता लग जाए उसमें, तो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा. करवा दूं मैं ये? पक्का? इसमें क्या मना करेंगे, आप सब डलवा दो, हमारा क्या है भाई. इसलिए डलवा रहा हूँ, मुझे आप सबके नंबर चाहिए. मैं क्यों मेहनत करूं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मुझे चाहिए फिजिक्स में नंबर पूरे होने चाहिए आपके. ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मतलब अगर आप 60% स्कोर कर रहे हो तो आपका बेसिकली एक गोल होना चाहिए कि अगले टेस्ट में 65-70 तक तो टच करना है, या 70 पर हो तो 80-80, 75-80 तक, 80 पर हो तो 85-90, आगे तो बढ़ना है. मैं आपकी हेल्प रिसोर्सेज अवेलेबल करवा रहा हूँ, देख लो क्लासेस में हो रही चीजें. उसके अलावा बैकअप क्लासेस रखवा दिए, 1-to-1 क्लासेस, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो जो मुझसे बोल रहा है मैं उसकी अरेंज करवा रहा हूँ. उसके अलावा मैंने सॉल्यूशंस अपलोड करवा दिए. एंड फिफ्थ वन ये भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हर स्पेसिफिक न्यूमेरिकल का वीडियो बना दें. तो आज की क्लास में मैं करवा रहा था, उसमें से 30% बच्चों के ध्यान नहीं थे, और जब खुद से करने बैठोगे तो शायद काम आ जाएगा. कि जनरली दिस इज, और मैं वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जब भी कुछ चीजें करवा रहा हूँ मुझे पता है किसके ध्यान है. तो बेसिकली चीजें तो करवा दी मैंने क्लास में, पर उसका रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आया क्योंकि उस वक्त ध्यान ही नहीं था. बट एटलीस्ट जब पढ़ने बैठो तब मिल जाए तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. सो पढ़ना रोज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ. खुद के लिए आप पंगे इकट्ठा कर लोगे अगर आपने रोज का काम रोज खत्म नहीं किया. जो मैं चैप्टर 1 से बता रहा हूँ, 4 स्टार्ट हो गया, आज मैं 4 ही स्टार्ट करवा रहा हूँ. और जब तक चैप्टर 4 चल रहा है तब तक लाइफ इजी लगेगी, क्योंकि 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास तक 4 ही चल रहा होगा, या 3 ही चल रहा था, क्योंकि बड़े चैप्टर से बहुत 6 सेशन के थे. बट इसके बाद तो 2 क्लास ना आने पर नया चैप्टर ही दिखेगा. चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8 ये इतने बड़े नहीं जितने 1 to 4 में. अगर सेशन 4-5 भी है तो उसमें कंटेंट इतना ज्यादा नहीं. तो
अल्टीमेटली यहाँ से चीजें फास्ट लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि चैप्टर छोटे छोटे हो जाएंगे। अब हमारी आदत थी कि आधा चैप्टर खत्म होने पर तो हम पिछला चालू करते थे, यहाँ पे तो 2 चैप्टर तब तक कंप्लीट हो जाएंगे नए। तो एक पहले से थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज अपने प्रीवियस चैप्टर्स का रिवाइज करते रहो। करंट वालों को अगली क्लास, आज जो पढ़ा है उसको अगली क्लास से पहले खत्म करके रखो। ये दिमाग में रखोगे तो ही चीजें चलेगी आगे स्मूथ। दूसरा, आपको मैंने ब्लॉक टेस्ट का कोई आइडिया दिया है? एरिया है। बेसिकली मैं और आइडिया बढ़ा देता हूँ कि भाई जो आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी शायद टीचर्स ने बताया होगा, जुलाई के लास्ट वीक में वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज एक ब्लॉक टेस्ट का वीक पूरा, जहां पर आपके तीनों सब्जेक्ट के ब्लॉक टेस्ट एक वीक में होंगे। जैसे स्कूल्स में होते हैं एक ही वीक में सभी एग्जाम देने पड़ते हैं, वैसे ही 50 मार्क्स का ब्लॉक टेस्ट होगा आपका उस वीक में। अब ऑब्वियसली बात है 50 मार्क्स का तो 1 घंटे में तो कंप्लीट होगा नहीं, उसके लिए हम टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रखेंगे। तो फिर आपकी रेगुलर क्लास का क्या होगा? तो उस दिन अगर फिजिक्स का टेस्ट है तो बाय डिफॉल्ट आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास 45 मिनट्स की हो जाएगी। बेसिकली ड्यूरेशन कम हो जाएगी उनकी, तो आपको उनका ज्यादा लोड ना हो। ऐसा अभी सोचा है, हो सकता है कुछ और भी चेंजेस हो, पर ये फिक्स है कि लास्ट वीक में आपके ब्लॉक टेस्ट होगी। क्लासेस के साथ हमें क्या करना है वो हमको बता देंगे। टेस्ट फिक्स है। 1 महीने पहले बताने का पर्पस क्या है? ऑलमोस्ट 1 महीना भी, जुलाई जून ही एंड लास्ट वीक जून का चल रहा है, जुलाई के लास्ट वीक में मैं किसी से ये चीज नहीं सुनूंगा उस वक्त कि मेरा प्रिपेयर नहीं। समझो, मैं 1 हफ्ते पहले बता के 3 बड़े बड़े टेस्ट बोल देता तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं 1 महीना पहले क्यों बता रहा हूँ कि उसमें आप यहां से ऑर्गेनाइज मैनर में काम कर सको कि भाई हफ्ते में 2-3 दिन में पूरा फिजिक्स को दे रही हूँ तो 4 दिन में मैं पूरा केमिस्ट्री को दूंगा। इस तरीके से बेसिकली अपना सिलेबस वहां तक कंप्लीट कर सकते। दूसरा, 3 चैप्टर्स तो फिक्स होंगे जो आएंगे। चैप्टर 4 का भी कुछ पार्ट आ सकता है, हो सकता है 2 सेशन आ जाए, हो सकता है 3 सेशन आ जाए, क्योंकि यहाँ से वो भी तो चलेगा आगे। हाँ, ये है कि हम आपके लिए एक चीज थोड़ी इजी कर देंगे कि ब्लॉक टेस्ट से जस्ट पहले वाला जो वीक होगा, जस्ट पहले वाला वीक, उसमें हम आपका कोई भी टेस्ट नहीं रखेंगे। तो बेसिकली उस वीक में आपके लिए ये रिलैक्सेशन रहेगा कि उस पर्टिकुलर वीक के टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना है आपको। तो ये हमने सोचा है, जो मैंने आपको चीजें आपके साथ डिस्कस की। नंबर वाइज तो भाई मेरे को चाहिए। ये वीडियो ऑफ करके पीछे बैठे हुए हैं आदित्य। आदित्य वीडियो ऑफ करता है पर नंबर ले आता है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आदित्य जिससे, बट भाई नंबर तो चाहिए मुझे। और जहां पर आपको हेल्प की जरूरत है कि सर मैं लाना चाहती हूँ पर कैसे, कुछ जगह दिक्कत आ रही है, तो आप जस्ट शेयर कीजिए, हम बैठ जाएंगे आपके साथ, अपने बात करेंगे। बट नंबर चाहिए, मुझसे ज्यादा आपको चाहिए होंगे, ये आपके पास होना चाहिए। आपका रिजल्ट आपके लिए ज्यादा मैटर करता है मुझसे। ऑलराइट, सो चैप्टर 3 के मैं आपको वीडियो डलवा दूंगा इस पर्टिकुलर लास्ट सेशन के। चैप्टर 3 का टेस्ट पता है? अपकमिंग ट्यूसडे, मंडे। तो मैं भी बता देता हूँ, वो मंडे सेशनल टेस्ट हो चुके थे, तो जो मंडे को है वो चैप्टर, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है कि चैप्टर 3 को अच्छे से करो कि आपका ब्लॉक टेस्ट का एक सेशन का, एक चैप्टर का झंझट खत्म। तो चैप्टर मंडे को आपका होगा चैप्टर 3 का कंप्लीट टेस्ट, 25 मार्क्स 1 आवर, जैसा अभी तक चलता आ रहा था। उसको यही दिमाग में रख के प्रिपेयर करना कि मेरा एक चैप्टर कम हो रहा है ब्लॉक टेस्ट के लिए। तो वो मेरे लिए भी एक अच्छा, क्योंकि देखो अभी अगर मैं टेस्ट ना रखूं, हम जब हमारी ये प्रॉब्लम है, जब तक टेस्ट नहीं आता हम पढ़ने नहीं लगते। तो वो चीज ही करने के लिए चैप्टर 3 का टेस्ट अभी रख दिया कि अभी हाल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपका एक चैप्टर भी प्रिपेयर हो गया, साथ साथ में आपने उसको चेक भी कर लिया कि जो मैंने याद किया था वो मैं लिख पाई या लिख पाया या नहीं उस टेस्ट में। तो बेसिकली अभी पता लग जाएगा कि ब्लॉक टेस्ट से पहले और कौन से टॉपिक है जो देखने की जरूरत है। मैं याद तो करके गई थी पर भूल गया टेस्ट लिखते वक्त। पर ईमानदारी से देना तो ही आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस पे काम करना है, किस पे नहीं करना। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो ये वाला पार्ट मैं डलवा दूंगा, 3-4 न्यूमेरिकल वाला। और हमने सोचा है चैप्टर 4 से हम ऐसा करें आपके लिए, अपने अपने स्केड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के कि एक सेक्शन ही बना दे कि नॉट कंप्लीट वीडियो 1 घंटे का न्यूमेरिकल्स, भाई 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट क्वेश्चन में जाओ, देखो, समझो,
अगर दूसरा क्वेश्चन आपका डाउट नहीं तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं। सो विल दैट बी ओके? चलो ठीक है। तो हमारा एप्रिसिएशन मतलब बेसिकली इतनी मेहनत में कर रहा हूँ वो नंबर के फॉर्म में दिखनी चाहिए, वो हमारा बेसिकली हमको अच्छा तभी लगेगा जब नंबर आए। चलिए सो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, विच इज आल्सो इंटरेस्टिंग चैप्टर। न्यूमेरिकल वाइज ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि फॉर्मूले पे ही बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। मैं मानता हूँ चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल इज बिट मोर डिफिकल्ट देन चैप्टर 4। तो चैप्टर 3 पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल वाइज, किरचॉफ के न्यूमेरिकल लॉज वाइज। पर चैप्टर 4 की प्रॉब्लम क्या है, आई मेरे हिसाब से पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा डेरिवेशन इसी चैप्टर में। तो डेरिवेशंस बहुत आएंगे। वो अच्छी बात भी है कि डेरिवेशन एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आपने वो लर्न कर ली, देखो कोई किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी को 10 बार में होता है, डजंट मैटर। किसी को प्रोसेस से फर्क नहीं पड़ता, आपने 10 बार लिख के याद किया कि एक बार। फर्क पड़ता है कि जब एग्जाम में लिखने की बारी आई थी दोनों लिख पाया या नहीं लिख पाया, रिजल्ट ही देखा जाता है। तो फोकस रिजल्ट पे करा करो हमेशा। मैं पूरे पूरे दिन काम करके भी रिजल्ट नहीं ला पाऊँ, किसी को मैं अपनी वो प्रॉब्लम नहीं बता पाऊंगा, वो रिजल्ट ही देखे। तो बेसिकली फोकस करो कि रिजल्ट आए, और रिजल्ट लाने के लिए अगर किसी को 2 बार में करना पड़ रहा है तो ठीक है, उसका 2 बार में हो जाता है। मुझे 10 बार करना है, मैं 10 बार कर लूंगी, पर रिजल्ट तभी आएगा जब तक मुझे याद नहीं हो जाता, तब तक मुझे छोड़ना नहीं। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब सबका माइंड अलग तरीके से काम करता है, तो वो बताने की जरूरत नहीं किसी को, सिर्फ एक्ट करने लग जाओ कि भाई मुझे जरूरत है, ये पहचानो पहले कि मुझे जरूरत है 3-4 बार लिखने की, तो लिखो। किसी और से बात करके ये कंक्लूजन मत निकाला करो कि यार उसको तो 2 बार लिखा था, उसने 1 बार लिखा था, उसको तो याद हो गया। अरे यार 2 डिफरेंट पर्सन हो, पर्सनालिटी हो, किसी चीज में आप अच्छे हो, किसी में वो अच्छे। तो बेसिकली वो ढूंढो कि भाई मेरे को इस चीज में अगर जरूरत है 3-4 बार प्रैक्टिस करने की, तो करेंगे क्या है। हेल्प लेने की जरूरत है तो टीचर को बोलेंगे कि एक बार आप समझा दो वापस से, वीडियोस ले लो, समझ लो, बैकअप क्लास अटेंड कर लो, पर करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली अब पढ़ना क्या है, मैं वापस से स्टार्ट कर दो 1 से। चैप्टर नंबर 1 और 2 का ब्रांच था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पे चार्जेस रेस्ट पे होते थे, और रेस्ट पे वो 3 मेजर प्रॉपर्टीज बताते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और पोटेंशियल। ये 3 चीजें होती थी जो चैप्टर 1-2 में हम पढ़ते थे। बट फिर चैप्टर 3 से वो मूव करने लग गया, और जब फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, मूविंग चार्जेस, वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां से चैप्टर बन गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड बनाता है, विच इज मैग्नेटिक फील्ड। और ये चीज पता लगाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे, और हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। आपको ये 10th स्टैंडर्ड में बताया जाता था कि एक दिन वो अपनी लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे, जिसमें एक सर्किट डायग्राम, पूरा सर्किट था और बैटरी लगी हुई थी और एक बल्ब था, लेट्स से। जैसे सर्किट क्लोज हुआ तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये ऑब्वियस चीज थी। बट उस वक्त उनके सर्किट के नजदीक में कंपास भी पड़ा था, मैग्नेटिक कंपास। तो जैसे ही वो सर्किट को क्लोज करते थे, वो मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करने लगती थी, हिलने लग जाती थी। अब शुरू शुरू में सिर्फ ये पता था कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने की एबिलिटी किसके पास होती है सर, मैग्नेटिक मटेरियल्स के पास, जैसे मैग्नेट, वो ही मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। ये किसी को नहीं पता था कि एक और तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को बनाने का। बट इसलिए शुरू शुरू में जब वो मैग्नेटिक कंपास की निडल हिली, तो ओरिस्टेड भाई साहब को तो सुपर नेचुरल ख्याल आने लग गए, भूत है। तो इस चक्कर में उन्होंने बार बार उसको, पहले तो भाग गए, फिर दूसरे दिन लैब में आके वापस किया ये एक्सपेरिमेंट। फिर उनको लगा कि यार ये निडल फिर हिली। तो उन्होंने एक लॉजिक लगाया कि भाई जब मैं करंट स्विच मतलब सर्किट को क्लोज करता हूं, तभी ये मैग्नेटिक कंपास निडल मूव कर रही है। दैट मींस हो ना हो, जो ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के पास एक एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां से पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं बना सकते, मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट भी आता है। तो ये चीज पहली बार हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताई कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक
कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो वो करंट अपने अराउंड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं, डेफिनेशन से लेके ऐसा यूनिट तक की। तो जैसा कि मैं कुछ चित्रकारी कर सकता हूं और चाहूंगा आप भी कर लो। इस सेशन में बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स जो बहुत चांसेस है आप मिस कर दोगे कोई ना कोई रिवाइज करते वक्त। तो ट्राई कर रहा हूँ कि उसको एक माइंड मैप पे ले आओ, कोई मेरे से बच जाए तो फ्यूचर में आप ऐड कर देना, तो बेसिकली आपके पास वो बना हुआ हो। तो सबसे पहली चीज की मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, जो हमको 10th स्टैंडर्ड में बताया गया था कि जिस तरीके से हर चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, ध्यान से सुनना, हर चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर अगर कोई और चार्ज आया तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करता था, इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्शन, अट्रैक्शन का। तो वो रीजन को क्या बोला गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। इसी तरीके से हर मैग्नेट के अराउंड भी एक रीजन होता है, देयर इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट। जिस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट या कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट आया तो वो एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। बेसिकली वो रीजन अराउंड द मैग्नेट क्या बन गया, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां से एक बेसिक डेफिनेशन क्या निकल के आता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज द रीजन, it is the region around the magnet within which its influence can be experienced। बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा बिकॉज मैंने कुछ सोच नहीं रखा है कि कैसे बनाना है मुझे, मैं सिर्फ जो चीजें दिमाग में आ रही होगी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। तो आप इसको थोड़ा सा अपनी अपने तरीके से बाद में चेंज कर सकते हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन के बाद आता है रिप्रेजेंटेशन। तो भाई रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, तो फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से करते थे, फीलिंग तो आता है सर एम से क्यों नहीं करते, अरे भाई नहीं करते, बी से करते, मेरे को नहीं पता, वो शुरू से बी से ही कर रहे हैं। तो बी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हुआ करता था वैसे इसका भी कुछ ऐसा यूनिट होगा। तो जनरली जो ऐसा यूनिट ऐसे एक से ज्यादा होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो होता है टेस्ला। वही टेस्ला जो कार भी है, वही टेस्ला जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर भी आया है, निकोला टेस्ला। तो एलॉन मस्क ने जो अपनी कंपनी थी, जो टेस्ला उनकी कंपनी कार थी, वो उन्हीं के नाम पे रखी, क्योंकि वो उनसे बहुत इंस्पायर थे, निकोला टेस्ला से, मिस्टर एलॉन मस्क। तो टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अपने कहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर एसआई यूनिट इज टेस्ला, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो ऐसा यूनिट की बात हुई। इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है, वो होता है गॉस, GAUSS। तो अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो होगा गॉस। और जब भी ऐसा ही सीजीएस की बात होती है तो इनके कन्वर्जन भी सीखने पड़ते हैं। तो न्यूमेरिकल में अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दी जाए तो फिर गॉस में नहीं रखना है आपको, उसको कन्वर्ट करना है आपको टेस्ला। तो मैं कन्वर्जन बता देता हूं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -4 गॉस, या 1 गॉस इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 4 टेस्ला। ये वाला इसलिए लिख रहा हूं
क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको गॉस में कुछ दे दिया जाए तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 10⁴ कर देना, तो वो टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्सेज मैंने आपको बताया, एक क्या है, मूविंग चार्जेस, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा होता है मैग्नेटिक मटेरियल। जो पहला सोर्स है मूविंग चार्जेस वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो नेक्स्ट चैप्टर 5 में पढ़ने वाले। तो ये आपके सोर्स हो जाते हैं। सोर्स वाला पार्ट में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि पेज फालतू ही वो भरेगा, तो वो मैं लिखता नहीं। अब आपको कुछ चीजें पता होनी जरूरी है कि चैप्टर 1 में आपको सीखा आपने कि अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो तो क्या वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता था? करता था, मुझे तो याद है, और उसका एक फॉर्मूला भी होता था। क्या होता था वो फॉर्मूला? हाँ भाई सोनाली, अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो तो फॉर्मूला क्या होता था उस पर फोर्स लगने का? F इज इक्वल टू, दो लेटर्स आया करते थे, इतना हिंट दे दिया और क्या चाहिए? यस यश, गुड, वेरी गुड। ये पूछने का मेरा एक ही पर्पस है, सोनाली आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, ये पूछने का एक ही पर्पस है मेरा, ये रियलाइज करवाना कि हमको 1 अभी याद नहीं है, और अगर हम 1 2 3 का ब्लॉक टेस्ट देने वाले इंक्लूडिंग 4 का सब पार्ट, तो ये तो हमारे लिए टेरिबल हो जाएगा कि 1 ही याद नहीं है अभी तक। तो ये रियलाइज आपको खुद से होना चाहिए, ना कि मुझे करवाना पड़े। क्या सेतवी जान रही? सर F इज इक्वल्स टू QE। वेरी गुड। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है QE। वेक्टरली रिप्रेजेंट करूं तो E के ऊपर वेक्टर आ जाएगा। ये डायरेक्शन भी बताया गया था कि इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, और चार्ज नेगेटिव हो देन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये वही चार्ज है जो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या चैप्टर 1 में मैग्नेटिक फील्ड थी? इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स नहीं आया। बट आज मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वो चार्ज है, वी उसकी वेलोसिटी है, मतलब ये फोर्स वो तभी एक्सपीरियंस करेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, उसके पास वेलोसिटी हो। इसका कोई डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं, डायरेक्टली याद रखना, बाकी सबके डेरिवेशन आने वाले आगे। और बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ सिर्फ ये लिखूं कि क्रॉस प्रोडक्ट हटा दूं और करके, तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ये फॉर्मूला बनेगा क्यू वी बी, और ए क्रॉस बी, अगर ए बी साइन थीटा होता है तो वी क्रॉस बी इज वी बी साइन थीटा। तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से जितने फॉर्मूले बताऊंगा ना इस चैप्टर में भर भर के न्यूमेरिकल में यूज हुए। मैग्नेटिक फील्ड, इकलौती मैग्नेटिक फील्ड के 5-6 फॉर्मूले होने वाले। तो अलग अलग केस में फील्ड अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूला रखती है, तो प्लीज साथ साथ में लर्न करते जाना। चैप्टर इजी है बट इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड होती है कि बच्चा अगर एक साथ पढ़ने लगता है तो कंफ्यूजन में ही जिएगा। बेटर है जिस वक्त जो टॉपिक करवाए उसी वक्त क्लैरिटी ले लो उसकी, आगे वाले की तो टेंशन है ही नहीं क्योंकि पढ़ाया ही नहीं अभी तक। जब खुद से पढ़ने बैठोगे तब सब साथ में आ जाएगा। जब कभी भी अब समझो, एक चार्ज पार्टिकल दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट है उस रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कुछ फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अपना कुछ फोर्स लगाएगी। तो व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज पार्टिकल? F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। फिजिक्स में उस फोर्स को बोला जाता है लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। तो व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स? इट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो टोटल फोर्स एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, उस टोटल फोर्स का नाम क्या है?
लॉरेंट्ज फोर्स। वहीं पता लगा आपको ये? तो इसको मैं आगे कर देता हूं कि अगर ये प्लस कर दूं इसके साथ, बाद में जाके इंजीनियरिंग करोगे, अगर करते हो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे इस तरीके से जब दो इनपुट्स ऐड हो रहे होते हैं तो इस तरीके से सिंबल्स यूज किए जाते हैं। मैंने वही सिंबल यूज किया है। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो जो फाइनली हमें मिलेगा उसका नाम क्या होगा? लॉरेंट्ज फोर्स। तो मैं उसका नाम लिख देता हूं कोई पेन से। थोड़ा मतलब बेसिकली इनकी निब पतली ये पेन है पर दिख तो रहा होगा। लॉरेंट्ज फोर्स। अब ये लॉरेंट्ज फोर्स है क्या? ये है एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, सो लॉरेंट्ज फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा सर? तो एफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है? क्यूई। एफ मैग्नेटिक की वैल्यू क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर दोनों को ऐड किया तो यहां पर क्यू कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आपका आ गया लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन। दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है पूरी? भाई यहाँ पे 1 टेस्ला है, थोड़ा पार्ट जो कट हो रहा है, मैं क्या फिर ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट करते हैं। मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला दिया। कब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, कब ये फोर्स मिनिमम होगा, अब नेक्स्ट स्टेप वो जानने की जरूरत है कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और कब मिनिमम। और फॉर्मूला इसी मतलब बेसिकली रिजल्ट इस फॉर्मूले से ही निकालने हैं, क्यू वी बी साइन थीटा से। क्या बता पाओगे फ्यूचर में थीटा किसके बीच का एंगल है? हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि हम v को वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद पर, तो आप लिख के रखिए बाजू में v इज वेलोसिटी, यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, ठीक है। क्यू वी क्रॉस बी, तो v क्रॉस b में जो थीटा बचता है क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होगा? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको हर बार न्यूमेरिकल में ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ढूंढना है। चलिए, ये तो बात हो गई इस फॉर्मूले से के मैग्नीट्यूड की। अब बात आती है डायरेक्शन वाइज कौन सा रूल हम यूज करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो 11th स्टैंडर्ड से क्रॉस प्रोडक्ट कौन से रूल से निकालते थे रिजल्ट? अगर एक ए ये है, बी ये है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करके जो नया वेक्टर बनता है उसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे? वेरी गुड हितांशी। शॉर्ट फॉर्म होता था उसका आर एच टी आर, आर एच टी आर, यस वेरी गुड धनुष्का। बाय राइट हैंड थंब रूल, जिसको स्क्रू रूल भी बोला जाता है, ढक्कन रूल भी बोला जाता है। बॉटल के ढक्कन को घुमाते हो जब बंद कर रहे होते तो वो नीचे की तरफ जाता है और खोलोगे तो वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो ये बेसिकली अगर ए क्रॉस बी करोगे तो थंब ऊपर पॉइंट आउट करेगा और बी क्रॉस ए करोगे तो थंब नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो एक तरीका ये होगा आपका इस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए।
ठीक है, देयर इज वन मोर मेथड जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो आपने चैप्टर नंबर आई डोंट नो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। चैप्टर 6 तो अभी आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टॉपिक आया करता था ईएमआई में, मोटर जनरेटर जैसे टॉपिक होते थे, वहां पर ये राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल का जिक्र किया था 10th की नोटबुक में। तो यहाँ पे तो भर के आने वाला है इस चैप्टर में, और 6 चैप्टर का नाम ही ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उधर बहुत लगने वाला है। तो अब मैं सोच रहा हूँ उसको कहाँ यहाँ पे डालूं मैं, जो मेरा डायग्राम खराब ना करे। यहाँ पे डालना था वैसे तो मुझे, बट अब इसको ही काटना पड़ जाएगा यार, चीटिंग हो गई मेरे से। ठीक है, और क्या क्या कवर करना है तो लिख के रख लो भाई। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, इसी की हेडिंग, क्योंकि अब इसी के बारे में बात करनी है। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम, F सबस्क्रिप्ट M से। यहां पे एरो दे देता हूं, डायरेक्शन बताने के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हो फॉर डायरेक्शन। पहला है फ्लेमिंग्स या सिंपल सा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा, लिख के रखो बस, राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बात करते हैं कि ये जो फोर्स है कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। देखो, फोर्स के मैक्सिमम और मिनिमम होने के पीछे का रीजन एंगल ही होने वाला है, कि एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना बन रहा है। तो अगर आपको साइन थीटा की टेबल पता है कि साइन कब 0 होता है कब मैक्सिमम होता है, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। गुड आदित्य, एक एंगल भूल गया बस, मिनिमम के लिए सिर्फ 180 नहीं होता, एक और होता है। तो यहां पर मैं दो पार्ट कर देता हूं। मैक्सिमम कब होगा, तो एफ मैक्सिमम, देखो साइन की टेबल में बताया जाता है आपको कि जब थीटा का वैल्यू 90 हो तो साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो अगर ऑब्वियसली बात है साइन थीटा मैक्सिमम हो गया तो ऑटोमेटिकली फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, कितना, QVB। तो मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू निकला कितना, ये। पर ये कब आया, जब थीटा को मैंने क्या रखा, 90 डिग्री। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला। वैसे ही साइन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है। अब वो 0 दो केस में पॉसिबल है। मिनिमम फोर्स की बात करूं तो वो 0, और वो दो केस में पॉसिबल होगी, जब थीटा का वैल्यू या तो 0 हो या 180 डिग्री हो। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 ही होता है। और एक और केस में फोर्स 0 हो सकता है, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो। अगर आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव ही नहीं करे, सिर्फ आके बैठ जाए,
तो भी वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए तो वेलोसिटी होनी जरूरी है। मैंने शुरू में ही फॉर्मूले में बता दिया था, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो भी फोर्स जीरो हो सकता है। तो ये आपके दोनों फोर्स आ गए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90, मिनिमम व्हेन थीटा इज 0 और 180, और जब वेलोसिटी इज 0। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं, उसके लिए आपको मुझे क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, अगर ए क्रॉस बी करके सी वेक्टर आता था, तो क्या ये बताया जाता था, जब मैंने अभी हाल बताया ए और बी, तो सी वेक्टर ए क्रॉस बी, तो सी वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा था। क्या ये वेक्टर मेरे येलो और रेड दोनों से परपेंडिकुलर है? तो ये प्रॉपर्टी यूनिवर्सल होती है कि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उनका रिजल्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स। अब आप ए क्रॉस बी करोगे तो वो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर था, और बी क्रॉस ए करोगे तो वो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर है। तो एक चीज बताओ, अगर आप वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट कर कर फोर्स ला रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर। जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया ये? बेस्ड ऑन दैट, अगर मैं ये लिख दूं, कहां पे लिखे, यहां पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, कि आपको याद आ जाए भाई, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ मैग्नेटिक, वो हमेशा किससे परपेंडिकुलर होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या? पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से। अच्छा एक बात बताओ, क्या वेलोसिटी, कोई मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन बता सकता है एक पार्टिकल? 11th का कंसेप्ट पूछ रहा हूं, एक पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ करता था? फॉर्मूला पता हो वेलोसिटी का तो शायद पता लग जाए। 11th के कंसेप्ट से पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? वेरी गुड धनुष्का। बढ़ते का कुछ आइडिया है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या No, होता है? sir. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Displacement upon time. अब मैं पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? तुक्का मार, मैं क्या बोल रहा हूं, सही तुक्का मार, सिर्फ फॉर्मूले से, जो दो तुमने टर्म यूज किए उसमें आंसर है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा, और वो किससे रिप्रेजेंट किया तूने फॉर्मूले में? डिस्प्लेसमेंट। यस। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ही है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, तो वही मैग्नेटिक फोर्स और किससे परपेंडिकुलर होगा? ऑब्जेक्ट के, सॉरी चार्ज पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से, बिकॉज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी से फोर्स परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट से भी परपेंडिकुलर ही होगा। क्या ये समझ में आया मेरा लिखा हुआ? राशि क्लियर है? ओके। मिस्टर जय, यशांश, विश्व, प्रीति, जिंटा, कुछ ठीक है, ठीक है, ओके। चामी, कोई वर्क का फॉर्मूला बताएगा क्या? वर्क का फॉर्मूला क्या होता था? दिया, व्हाट इज वर्क का फॉर्मूला? Sir, 11th वाला work is equal to F dot S. वेरी गुड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आपको वर्क मिला करता है। तो अगर मैं आपको यहां पे लिख दूं कि वर्क का फॉर्मूला जो है, चलो पेन चेंज करते हैं, वर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है F वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर।
मतलब एफ एक्स कॉस। अब अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे cos 90 बनेगा, और cos 90 बड़ा अच्छा एंगल होता है, 0। तो बेसिकली वर्क डन कितना हुआ, 0। यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर कितना वर्क कर रही होती है, 0, नो वर्क डन। क्यों, ये मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बताया। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करने पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ने कितना काम किया, उसके ऊपर कितना वर्क किया, तो आंसर इज 0। क्यों, बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्स कॉस थीटा, and here theta is the angle between force and displacement. Now according to magnetic force का फॉर्मूला, अगर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मिलता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज मैग्नेटिक फोर्स, velocity and displacement are in the same direction. So by that logic, force is also perpendicular to displacement. अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर हुआ तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0। समझे क्या, कोई डाउट आ रहा है क्या? नो डाउट। अब 11th की बात कर ही रहे तो एक और फॉर्मूला बता दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। 11th स्टैंडर्ड में एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी हुआ करती थी जो वर्क और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप बताती थी, चैप्टर 6 में। कुछ याद है? नो आइडिया? चलो भाई, ये आइडिया ना हो तो वेरी गुड यश। यश माइनस नहीं आता था, प्लस सीधा हो। वेरी गुड दृष्टि। भाई एक ऑब्जेक्ट पे जो नेट वर्क डन होता है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ करता है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, from work energy theorem, W net is equals to डेल्टा के। अब अगर नेट वर्क डन ही 0 है तो क्या डेल्टा के भी 0 हो जाएगा? वर्क तो हुआ ही नहीं किसी चार्ज पार्टिकल पे, तो यहां पे अगर वर्क का वैल्यू 0 है तो मैंने डेल्टा के को भी 0 लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर 0 है दैट मींस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। देखो इधर समझने के लिए कि अगर डेल्टा के का वैल्यू 0 है तो डेल्टा के क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल माइनस इनिशियल अगर 0 है दैट मींस फाइनल इनिशियल के बराबर ही होगी। उधर भेज दो तो फाइनल इनिशियल के बराबर है, मतलब हाफ एम फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम इनिशियल स्क्वायर, मतलब v फाइनल का इज इक्वल टू v इनिशियल। बहुत सारे कंसेप्ट आ गए, मतलब रिजल्ट निकल के आए कि वर्क डन अगर 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का 0 होगा। अगर पार्टिकल का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट होने का मतलब ऑब्जेक्ट चार्ज की, जो चार्ज है हमारा, उसकी स्पीड इज कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, यहां से कंक्लूजन क्या याद रखना है आपको कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा उसकी स्पीड कभी भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा या घटा नहीं सकती। v का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर सकती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करवा सकती थी। तो वो भी जब सेकंड सेशन में जाऊंगा तब मैं रिकॉल करवाऊंगा। सेकंड सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो यहां से मैं चीजों को जोड़ देता हूं आपके लिए कि अगर डेल्टा के इज 0
दैट मीन्स kf माइनस ki इज इक्वल टू 0। इसके बाद इधर जा रहा हूं, दैट मीन्स kf इज इक्वल टू ki, मतलब v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट ही होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंक्लूजन क्या याद रखना, बस वो याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा या घटा नहीं सकती। मैंने यहां पे वो ही प्रूव करके बताया। यहां तक कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। अब मैं आपको थोड़ा और चीजें इमेजिन करवाता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये जो चीजें मैंने इतनी सारी बताई, ये डायग्राम के थ्रू कैसे इमेजिन होंगी, तो उसके लिए हम पेज लेते हैं दूसरा। सबसे पहले इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझो। सबसे ज्यादा दिखने वाला ये होगा क्रॉस। क्या क्रॉस और डॉट का मतलब समझते हो क्या? अगर किसी पेज पे डॉट और क्रॉस लिखा और वो डायरेक्शंस बताते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है? यस आदित्य। सर क्रॉस मतलब गोइंग इनटू द प्लेन और पॉइंट मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। वेरी गुड। कोई भी देखो, आज तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रही है। बड़ा अच्छा सा दिख रहा था, एरो आपको ऐसा दिख रहा है। अगर उल्टी बना दूं तो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है। बट अगर कोई चीज प्लेन से बाहर की तरफ आ रही हो या प्लेन के अंदर की तरफ जा रही हो, तब हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो अगर ये एरो को आप पीछे से देखोगे तो आपको क्या उसका क्रॉस वाला हिस्सा दिखता है? तो अगर ये कोई भी चीज अंदर की तरफ जा रही हो, मान लो ये एरो है, अगर ये बाहर की तरफ आ रहा होता तो आपको क्या दिखता है? सिर्फ उसका डॉट, पॉइंटेड एंड। तो ये होता है आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये फील्ड बाहर की तरफ आ रही है इस प्लेन से, और क्रॉस बताया है मतलब वही फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये याद रखिए। अब समझो, अगर मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया, दिस इज माई क्यू और ये मेरा बी था, मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और चार्ज पार्टिकल आ रहा है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। क्या चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हुई? इधर देखो, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो क्या मेरी ये फर्स्ट फिंगर और मेरा पेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए? अभी मैंने बताया था कि अगर V और B परपेंडिकुलर हो तो थीटा कितना बनता है? 90। और उस केस में मेरा चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना? QVB। लिखवाया था मैंने अभी आगे। अब बात आती है कि सर ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? तो मैंने आपको डायरेक्शन के लिए लिखवाया, दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल तो बड़ा इजी है बताना, वो तो मैं बता ही दूंगा, बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझते ये क्या होता है। एक बार रिकॉल करते, बताया तो 10th में जाता ही था। पहली बात तो अपना उल्टा हाथ सबको पता है, क्योंकि क्या बोलते हैं हम मुंह से लेफ्ट है और चल राइट रहा होता है साथ, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो पहले अपने लेफ्ट हैंड को संभालो, राइट को छुपा लेना, लेफ्ट को संभालो। ये लेफ्ट हैंड है हमारा। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब जितना स्ट्रेच कर सकते हो परपेंडिकुलर कर दो। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड, उसका थंब, उसकी फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर। अब
हर फिंगर एक चीज को रिप्रेजेंट करेगी। उसको याद कराने के लिए आपको बताया जाता था FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CID FBI ऐसा होता ना, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल FBI यूज किया जाता है। FBI, F रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चार्ज पार्टिकल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। B किससे रिप्रेजेंट, किसका रिप्रेजेंटेशन था, मैग्नेटिक फील्ड, और I क्या होता है, करंट, तो करंट बोल दो वो भी चलता है, और इसको बोलते हैं मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। या तो आपको करंट दिख जाए, बहुत बढ़िया है, करंट नहीं दिख रहा है तो आप देखिए मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव जान करके लिखा है मैंने, ये रूल पॉजिटिव के लिए लगेगा, नेगेटिव के लिए रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्या ये लिख के रख सकते हो आप उसी पेज के आजू बाजू कहीं पर, मैं वहां पर उस पेज पे ऐड नहीं करूंगा, नहीं तो पेज बढ़ जाता है। अब समझिए, मैं रूल अप्लाई करूंगा यहां पे, सबका फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए, और साथ साथ में आप अगर यूज करो तो भी अच्छा है अपने पेज पे, क्योंकि जनरली में देखा देख तो सब रहे होते, कोई अपना हाथ उठाना नहीं चाहता, अरे भाई एग्जाम में तुम्हें ही करना है। तो FBI ये होता है, FBI फ्लो में जाने का, FBI। थंब क्या बताता है, फोर्स, फर्स्ट फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्या मेरा मोशन ऑफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, कौन सी फिंगर बता रही है, सेकेंड फिंगर, इसका ये भी काम है एक, ठीक है। सो ये मैंने डायरेक्शन फिक्स कर दिया। तो अब आपका अगर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल फिक्स हो चुका है उसका डायरेक्शन, तो इसको बिना डिस्टर्ब किए आपको अपनी फर्स्ट फिंगर को अरेंज करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो देखिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, बट बाकी तो घुमा सकता हूं। तो अब देखिए मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही थी, तो मेरी फर्स्ट फिंगर हो गई अंदर की तरफ, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट, थंब किधर पॉइंट आउट किया, ऊपर की डायरेक्शन। तो जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगा के इसको घुमा ऊपर भेज देगी, यहां पर इस तरीके से। ये इमेजिन हुआ, जहां ना पता लग रहा हो बोल देना, यू आर अलाउड टू अनम्यूट। अब देखिए जब भी कोई पार्टिकल, अरे प्रिंस भी आया है क्या आज, बोल भाई प्रिंस। सर ये FBI वाला एक बार वापस समझा ना, वो फिंगर बता वाला रहा जो हूँ आपने किया। मेरे को 4 बार लगाना है, एक बार लगाया मैंने। देखो भाई इसलिए वीडियो ऑफ रखते हो ना, मेरे को पता भी नहीं होता तुम आए हो, तो ये भी समझो, तुमको बताना जरूरी आया तो मैं तुमसे कनेक्ट और तुम मुझसे कनेक्ट हो पाओगे, अदरवाइज तो आके चले जाओगे, पता भी नहीं लगेगा क्लास में, मुझसे कोई पूछेगा मैं बोल दूंगा भाई मेरी क्लास में तो नहीं है, घोस्ट थे। देखिए अब देखिए, आपको ये 11th स्टैंडर्ड में बताया जाता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इस टेंजेंशियल ऐसे होती थी। तो जब मेरा चार्ज पार्टिकल यहां पे घुमा, तो नाउ इस पॉइंट पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पहले ऐसी थी अब ऊपर की तरफ हो गई वेलोसिटी। अब मैं वापस से ये रूल लगा रहा हूं फ्रेंड्स, FBI, बी अभी भी नीचे की तरफ है, तो मैं अभी भी उसको नीचे की तरफ ही रखूंगा फर्स्ट फिंगर को, बट अब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ हो गया है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे। थंब क्या लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है आपका भी, तो यहाँ पहले ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस किया, जब ये यहां आ गया अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इसको यहां से यहां घुमा दिया। अब ये यहां पर आ गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पॉइंट पे टेंजेंशियल इधर होगा। अब आप खुद लगाओ, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, फील्ड अंदर की तरफ है, एट हाईएस्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट पर फोर्स किस डायरेक्शन में हो। मैंने इस पॉइंट पे लगाया, ऊपर की तरफ आ रहा था, इस पॉइंट पे लगाया लेफ्ट साइड आ रहा था, तो इधर क्या आएगा, आपको अपना रूल यूज करना है, एफ बी आई, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दिस इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इससे जस्ट अपोजिट है। तो घुमा के मैं अब स्क्रीन पे नहीं घुमा पाऊंगा, जगह नहीं है आपको घुमाने का। और देखिए आपका थंब किधर पॉइंट आउट कर, क्या डाउनवर्ड कर रहा है इस डायरेक्शन में, करके देखो, नीचे की तरफ आना चाहिए। थोड़े बहुत हाथ को मोड़ना मरोड़ना पड़ेगा इधर उधर अरेंजमेंट करने के लिए, इसलिए खुद से करवा रहा हूं। यस हेतवी जानवी, देखिए भाई मैं वापस से बता देता हूं, मैं इस केस से स्टार्ट करता हूं वापस से। सबसे नीचे यहां पर F is force, thumb is force, first finger is magnetic field, second finger is motion of positive charge particle। शुरू में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मोशन किधर है, इस तरफ, तो मैंने मेरी फिंगर इसको उधर ही रखा। पर ये है मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो उसको मुझे अंदर भेजना था। तो देखो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में थंब ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसको घुमा दिया। अब जब ये घुमाया फोर्स लगा के, तो एट दिस पॉइंट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो अब आपका एफबीआई के अकॉर्डिंगली अब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, पर इसको घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री। अब ये ऊपर आ गया है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो देखो थंब शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में, तो ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन हो गया इस पॉइंट। तो मैं बोल रहा हूं यही सेम चीज अगर आप ऊपर के लिए लगाओ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो अब आपका फोर्स नीचे की तरफ आए। मैं इससे समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अंदर घुसेगा, एंटर करेगा, तो इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल गोल घुमाए रखेगी, इस तरीके से उसका मोशन कर देगी। ये कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है। एक मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या एबिलिटी होती है, एक चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाने की। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल 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 घुमाए रखेगी। क्या ये क्लियर है? सबको क्लियर है? अगर आपको नहीं हो तो आप पूछ लो, क्योंकि ये चीज आगे चलने वाली है, इसलिए मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का बताया। अच्छा, यही चीज राइट हैंड थंब रूल से भी की जा सकती है, बट मैं अभी बताऊंगा नहीं, अदरवाइज आपको लगेगा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ये यूज करे वो यूज करे, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा हूँ। जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता है वो पहले ये क्लियर कर लो, फिर अलग से मुझसे समझ लें। सिर्फ इतना बता रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल में अगर ये वेक्टर मेरा पहला था, ये मेरा दूसरा था, ए क्रॉस बी, मैंने किसे पहले बोला, ए, तो जिसको मैं पहले बोलता उसकी डायरेक्शन में पाम को रखने का, दूसरे की तरफ कर्ल करके लेके जाने का, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये ले मेरा वेक्टर ही घूम गया, हो गया। सो यहां से अगली स्टेप में आपके लिए क्या लिखना चाहता था कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल गोल घुमाती है। और घुमाते वक्त मैंने बताया था क्या चीज चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी। ऐसे मोशन को बोला जाता है फिजिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से गोल गोल घूमने लग जाए तो वो क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 4 में पूरा डेरिवेशन आया था आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो ये आपका यहाँ का कंक्लूजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वही लिख दे रहा हूं आपके लिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होगा ऑब्जेक्ट का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो भी मैं दिखा देता हूं।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल घुमा देगी और उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, इसलिए इसको क्या बोल दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ आई ये चीज? अब दूसरा केस का डायग्राम बनाते हैं। डॉट और क्रॉस तो क्या था, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, गोइंग कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। बट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बता दूं, चलो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट टू राइट ही जा रही है और पार्टिकल भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो क्या V और B के बीच में उस वक्त एंगल 0 बन जाएगा? अगर पार्टिकल ऐसे आ रहा होता तो फिर थीटा 180 डिग्री बन जाएगा। दोनों ही केस में साइन तो 0 ही रहने वाला है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं समझो मेरा ऑब्जेक्ट एंटर किया कुछ स्पीड से और उस पर मैग्नेटिक फील्ड ने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो वो जैसा एंटर किया था वैसा का वैसे ही मूव करता रहेगा, अनडेविएटेड। वापस से समझो, फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके पास कुछ इनिशियली वेलोसिटी थी, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, वो एंटर किया, अब वो देखता है उस पर कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो जैसा एंटर किया था वैसा का वैसा सीधा जाता रहेगा, अनडेविएटेड। फोर्स लगता तो घूमता ना, फोर्स तो लगा ही नहीं उस पर। यहां से अगर एंटर किया तो अनडेविएटेड सीधा का सीधा चला जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अगर ये केस हुआ तो पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव, particle will continue to move along the ओरिजिनल पाथ। जिस पाथ पर वो आया था उसी पाथ पर वो कंटिन्यू करेगा अपने मोशन को, क्योंकि उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नली नहीं लग रहा है। क्या ये चीज समझ में आई? तो मैं इसी को डायग्राम में बता देता हूं। इस वक्त दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही देख रहा हूं मैं, तो अगर पार्टिकल ऐसे एंटर किया तो वो इसी पाथ को फॉलो करके आगे चला जाएगा, और ऐसे एंटर किया तो वो इसी पाथ को फॉलो करके आगे चला जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेगा ही नहीं उसके ऊपर कोई भी। समझ आई? तो ये जो मैंने ऊपर लिखा था उसी के मैंने आपको विजुअलाइज करवा दिया सिचुएशन को, क्या रहेगा सिचुएशन वाइज। यस विश्वा बोलो। सर अगर ये जो आपने बोला पार्टिकल 0 डिग्री और 180 डिग्री पे एंटर मतलब ऐसे डायरेक्शन में एंटर करेगा, तो उसमें क्वेश्चन में अगर हमें पूछा हो कि डायरेक्शन में क्या लिखना है, तो हमें क्या लिखना होगा, इन द वो ऐसा डायरेक्शन ऑफ। क्वेश्चन विश्वा कैसा पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता है। ओके क्वेश्चन डायरेक्शन वाइज आपको मैग्नेटिक फील्ड लेट से बोल दिया है एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड पार्टिकल इज आल्सो मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो फोर्स इज 0। फोर्स 0 होगा तो बस आपको वहां पे जब 0 फोर्स होगा तब डायरेक्शन बताने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। बट कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। अभी थ्योरी समझते जाओ। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा मैं नोट्स से आइडिया देता हूं मैंने कितना कवर कर दिया है। मेन पोर्शन नोट्स का जो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, और पेज नंबर 3 पॉइंट नंबर 7 तक। पॉइंट नंबर 7 में जो बॉक्स दिया है डेरिवेशन का, उससे पहले मैंने सब कुछ कवर कर दिया जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा। बाकी सब आप रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो पॉइंट नंबर 7 तक मैंने सब कवर कर दिया है। 7 में आपका एक डेरिवेशन करके बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स के ऊपर तक का सब कवर कर दिया। अब मैं उस बॉक्स से रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ। तो आज अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा रुकना पड़े तो प्लीज रुक जाइएगा, क्योंकि फ्लो का टॉपिक है। अगली क्लास में आप चीजें भूल चुके होंगे तो मैं क्या ही बता रहा हूँ उस क्लास में आपको। चलिए यार सब थोड़ा फास्ट कर दे। ये क्लियर है सबको? अब समझो एक चीज,
जब एक पार्टिकल गोल घूमता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका कुछ तो रेडियस होगा, वो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा वो डिराइव करना है। जब वो गोल घूम रहा है तो उसके पूरे सर्कल को कंप्लीट करने का कुछ तो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड हमें निकालना है। और टाइम पीरियड का इनवर्स ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो बेसिकली ये फॉर्मूले यहाँ पे मैं इस डेरिवेशन में डिराइव कर रहा हूँ जो सेकंड सेशन तक चलने वाला है, इजी से। तो अब इस पेज को मैं हटा देता हूँ, थोड़ी देर बाद वापस ले आऊंगा। अभी हाल हटा रहा हूँ डेरिवेशन के, पीछे वाले पेज पे ही कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका फिगर आपको समझा दिया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ जा रही है, और एक चार्ज पार्टिकल लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में एंट्री मारता है यहां से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल घुमा देगी इस तरीके से। तो आया ऐसे था, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ने इसको गोल घुमा दिया। तो इसका जो रेडियस होगा, टाइम पीरियड होगा, वो हमें डिराइव करना है। अब 11th स्टैंडर्ड में आपको एक चीज बताई जाती थी कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी, सन, मून, आप, मैं, साइकिल, बाइसिकल, ट्रेन, कार, बस, कुछ भी हो, अगर उसे गोल घूमना है तो उसको एक फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, एंड दैट फोर्स वाज, यस धनुष, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो कि बाकियों को पता लगे आपको पता है सबको, ये जनरल है। क्योंकि अनम्यूट करके बोलने में क्या प्रॉब्लम है? धनुष का अनम्यूट कर, मेरे को बुलवाने का है तुझसे। यस सर, कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा लग रहा सुनने, तो फिर लिखना क्यों है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई यहाँ पे भी तो कोई घूम रहा है गोल, तो वो इस चार्ज पार्टिकल को कौन सा फोर्स चाहिए ही होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स उसके पास होता नहीं है, कोई प्रोवाइड करता है। तो यहां पर ये गोल गोल कौन से फोर्स के लगने की वजह से घुमा? मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? अगर साइन 90 हो तो QVB, तो ये तो होगी QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता था mv²/r। अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं, याद रख लो, mv²/r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसको इसके बारे में याद ही नहीं था और उसको लगता है सर थोड़ा मेरे दिमाग में चीज बैठ जाए, उसके लिए क्या याद रखूं, तो इतना याद रखना, ये फोर्स हर उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जिसे गोल घूमना है। मतलब आप अगर एक ऑब्जेक्ट हो और आप चाहते हो कि मैं सर्कुलर पाथ में दौड़ूं, तो आपको एक फोर्स चाहिए होती है, वो ये, दिस इज द रिक्वायरमेंट जो हर ऑब्जेक्ट को दुनिया के चाहिए रहेगा, और देने वाला कोई दूसरा फोर्स होगा। इन दिस केस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो और सब्जेक्ट बनाओ, तो भाई एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल, तो यहां से आर का फॉर्मूला बन गया। देखो आर इज इक्वल टू, आर को शिफ्ट कर रहा हूं, देख लो शिफ्टिंग करने पर आपका बन रहा है ऐसा, R is equals to mv/qb। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में, आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो मैंने बॉक्स बना दिया क्योंकि काम आएगा। अब देखिए, क्या सबको पता है मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है? तो अगर मैं आपको बोलता कि भाई ऊपर मास इनटू वेलोसिटी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P/QB। तो ऐसे किसी का पेट दर्द नहीं होना चाहिए, मैंने मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम लिख दिया P। नाउ मोमेंटम का भी एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिराइव करवाया जाता था। तो मैं ये मान लेता हूं आप भूल चुके हो और वापस करवा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², ये तो कोई नहीं भूला होगा। अगर इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास कर दो तो ऊपर बन जाता था m² × v², और नीचे क्या बनता था 2m। देख लो, सिर्फ ऊपर m × m² बना, नीचे 2m। mv का होल स्क्वायर क्या होता है? मोमेंटम का होल स्क्वायर। मास इनटू वेलोसिटी है ना, अगर दोनों का होल स्क्वायर करूं तो मोमेंटम का स्क्वायर। तो यहां से मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकल के आया?
अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मैं मोमेंटम की जगह क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2m के डिवाइडेड बाय क्यूबी। तो बेसिकली आप इस पूरे को बॉक्स बना के रखो भाई, जब जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हो यूज कर लेना। मैंने आर के 3 फॉर्मूले अलग अलग टर्म्स में बता दिए, एक मास इनटू वेलोसिटी के टर्म्स में, एक मोमेंटम के टर्म्स में, एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। यहां से मैं कह सकता हूं काइनेटिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उसका एक ग्राफ आपको बना के दिया गया है नोट्स में। ऐसा कभी कभी बच्चों को ट्विस्ट करने के लिए रेडियस का काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राफ पूछ लिया जाता है। प्रॉब्लम क्या है, सिलेबस में इसके अलावा ये कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। तो हमको याद भी नहीं रहता कि ये ग्राफ पढ़ा किधर था। तो याद रखिएगा, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी का कोई ग्राफ आए तो ये वाला ही ग्राफ बनेगा यहाँ पर, जो आपको फिगर नंबर 6 में दिया है। इसके बाद किसी चैप्टर में रिपीट नहीं होगा ये चीज। डन। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो अगर मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला लिखूंगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस सर्कल का। तो डिस्टेंस सरकमफेरेंस होगा, और स्पीड कुछ तो स्पीड होगी v। अब ये तो हो गया 2 पाई r सरकमफेरेंस वाला पार्ट। और स्पीड अगर इस फॉर्मूले से निकालू स्पीड, ऊपर वाला देखो, तो v का फॉर्मूला क्या, यहां से r क्यूबी बाय m बन जाएगा। यहां से पिंकी वाले फॉर्मूले से मैंने निकाला है v क्यूबी को शिफ्ट करके। तो यहां पे v की जगह पे लिख दिया मैंने r क्यूबी बाय m। r से r कैंसिल, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया। तो 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। न्यूमेरिकल में आए आपको यही यूज करना है। गॉट इट। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे, उल्टा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्यूबी डिवाइडेड बाय 2 पाई m। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी भी आ गया। डेरिवेशन में जितनी चीजें निकाली थी मैंने सब डिराइव करवा दी। इजी है, कुछ खास तो करना नहीं था। तो अब माइंड मैप वाले पे चले जाओ। माइंड मैप पे ये तीनों फॉर्मूला ऐड कर देते हैं हम। कहाँ पे था, अच्छा इसी के पीछे। तो यहां पर नीचे सर्कुलर वाले केस की बात हो रही है ना, तो यहां पे रेडियस का फॉर्मूला सबसे पहले ऐड करता हूं। पहला क्या आया, mv अपॉन क्यूबी। फिर मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम बन गया, और उसके थ्रू ये मत करना, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यूबी। ये 3 फॉर्मूले आर के हमने देखे। उसके बाद इसको आगे जाने देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देखा टाइम पीरियड का, वो क्या आया, 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी। और उससे नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देखा फ्रीक्वेंसी का, तो f इज इक्वल टू क्यूबी डिवाइडेड बाय 2 पाई m। और ये सब इसके पार्ट है, क्योंकि जब वो गोल घूमेगा तभी ये सब चीजें आएगी। डन। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें या तो मेरा चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, या पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर कर रहा है। मतलब हम 3 ही एंगल्स की बात कर रहे हैं, 0 या 180 या 90।
पर ऐसा जरूरी है, किसी ने बोला है कि हमेशा वो ऐसा ही एंटर करेगा? एक रैंडम एंगल पे भी तो एंटर कर सकता था। उस केस में सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मुझे आपके सिर्फ 3 मिनट और चाहिए, 3 से 4 मिनट, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, सेशन की थ्योरी ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या फ्रेश स्टार्ट ले पाऊँ सेकंड सेशन से, तो इतना सा हेल्प कर दीजिएगा, कभी जल्दी भी छोड़ देता हूँ। चलिए, सो वापस से चला जाता हूं मैं दूसरे टॉपिक। मान लो कि अगर उसी डायग्राम को बनाओ जो नोट्स का दिखता है आपको, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक्सेस दिखा देता हूं। ये एक्स एक्सिस 3D में है डायग्राम, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अब अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं यहां पे बना देता हूं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। संभाल लेना, इसकी जरूरत नहीं है, पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही बनाना, एक्स एक्सिस के अलावा। अब अगर मेरा एक चार्ज पार्टिकल एक रैंडम एंगल पे एंट्री मारा, आप देख सकते हो वेलोसिटी ना तो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल दिख रही है तुम्हें, ना परपेंडिकुलर दिख रही है। तो इस केस में क्या होगा, हम वेलोसिटी के कर देंगे टुकड़े, जैसा कि हमेशा से करते आ रहे वेक्टर्स के साथ। अगर आपका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक रैंडम एंगल थीटा बना रही है, तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, तो जो मैंने दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट एग्जैक्टली पैरेलल हो गया है मैग्नेटिक फील्ड से, और एक कंपोनेंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड से, जो दोनों केस हमने डिस्कस किए आज। तो इस केस को मैं वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बोलूंगा, कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा v साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ, आज की क्लास का निचोड़ वही है कि अगर आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर किया, इफ योर पार्टिकल इज एंटरिंग पैरेलल इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करता था या नहीं? मैं आपके लिए पेज वापस ला देता हूं। इफ योर पार्टिकल इज एंटरिंग पैरेलल इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा 0 है, तो क्या वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है? नहीं। इन दैट केस वो अपने मोशन को, ओरिजिनल पाथ को कंटिन्यू रखेगा, जैसा एंटर किया था सीधा का सीधा निकलेगा। तो कॉस कंपोनेंट क्या चाहता है कि वो जैसा एंटर किया था, मतलब ये कंपोनेंट उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, आगे जैसा एंटर किया था वैसे ही चला जाए, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बट एट द सेम टाइम अगर मेरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो, तो वो तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट, और क्या करने को मजबूर करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गोल घुमा देता है। तो ये वाला कंपोनेंट चाहेगा कि पार्टिकल गोल घूमे, और ये वाला चाहेगा कि वो अनडेविएटेड सीधा का सीधा निकल जाए। बट ये दोनों ही कंपोनेंट है पार्टिकल के पास, को टुकड़े ही तो किए है तो दोनों ही। तो बेसिकली एक्चुअल पाथ पार्टिकल फॉलो क्या करेगा, वो गोल भी घूमेगा और वो आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। याद रखिएगा कि जब आपका पार्टिकल एक ऐसे एंगल पे एंट्री ले जो 0 से बड़ा है, 180 से छोटा है, इस तरीके से बीच का 90 को छोड़ दीजिएगा, ऐसा कुछ रैंडम एंगल हो, तो उस केस में आपका पार्टिकल गोल भी घूमेगा। गोल कौन घुमा रहा है? साइन कंपोनेंट। आगे कौन लेके जा रहा है? कॉस कंपोनेंट। जब दोनों चीजें साथ में होगी तो आपको स्प्रिंग बनते हुए दिखेगी। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। जिनके स्कूल में एमसीक्यूज आते हैं, मतलब गुजरात बोर्ड, उनके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हेलिकल मोशन या हेलिक्स, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो, इस पे टिक मार के आइए। और 1 मार्कर में आए तो भी आपको यही करना है। तो समझ में आया, जब पार्टिकल एक रैंडम एंगल पे एंटर ले, इसको 180 से छोटा कर दो, 90 कर दो,
नोट्स के अकॉर्डिंगली ले लेते। लास्ट चीज जो बताना है, एक पूरे सर्कल में घूमने का कुछ टाइम होता है टी। उस टाइम में पार्टिकल थोड़ा आगे चला गया होगा, तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा उस डिस्टेंस को फिजिक्स में फैंसी लैंग्वेज में बोला जाता है पिच। पिच और कुछ है नहीं, डिस्टेंस ही है जो उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया है, कैपिटल टी, जो हमने टाइम पीरियड अभी पीछे निकाला। तो आगे जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था, कॉस कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो कौन सा कंपोनेंट आगे लेके जा रहा है, कॉस कंपोनेंट, और कितने टाइम के लिए डिस्टेंस देखा जा रहा है, 2πm/qb, यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था। तो अगर इस टाइम पीरियड को इस स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिस्टेंस मिलेगी वो होगी उसकी पिच। व्हाट इज पिच? इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग वन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अपने नोट्स की लास्ट लाइन को हाईलाइट करके रखो, पॉइंट नंबर 3 की पिच वाले पार्ट। कभी अगर आया पिच निकालने का डेफिनेशन तो वो करना रहेगा। लास्ट वाले पार्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। डन। बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स है पूरे सेशन में, इसलिए मैंने आपको ये माइंड मैप बनवाया है। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस माइंड मैप के थ्रू नोट्स को रीड करना, और जो जो चीजें कवर हो रही है उसको देखते जाना। आपको लगता है यार ये चीज अच्छी है, ये भी लिख लेता हूं। जैसे मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखवाया आज मैग्नेटिक फील्ड का, पर वो दिया होगा, तो आप वो भी अपने माइंड मैप में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका सेशन रीडिंग और माइंड मैप दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्यूचर में जब आपको रिवाइज करना होगा ना, तो इस सेशन की हर लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप सिर्फ अपना माइंड मैप देख लेना, उससे 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, रादर पूरे सेशन की एक एक लाइन पढ़ने जाओ और उसके बाद भी कुछ तो छोड़ ही दो। तो ये बहुत जरूरी है कि अगली क्लास से पहले आप इतना काम करके रखो, क्योंकि अगला पूरा सेशन इस पर ही बेस्ड होगा और वो इंपॉर्टेंट। ये तो कंसेप्ट बना रहा था सेशन, थ्योरी तो अगले मेन सेशन से स्टार्ट होगी। ऑलराइट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, भूख लग रही होगी बहुत सारों को, प्लीज जाइए खाइए, बाय बाय।